भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कई बड़े वादे कर सकती है। इसी के लिए आज दिल्ली में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक का आयोजन होना है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने जनता से भी सुझाव मांगे थे, जिसके तहत करीब 6 लाख से ज्यादा सुझाव पार्टी को मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी की थीम पर हो सकता है। इसमें किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण ऐलान किए जा सकते हैं। इसके पहले सोमवार को भी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकीलों के पास आज तक लिखित दलीलें देने का समय है। ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट आज आदेश जारी कर सकता है। ईडी ने बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल चुनाव के आधार पर अरेस्ट से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। वहीं कानून दिल्ली सीएम और एक आम आदमी के लिए एक जैसा ही होता है। केजरीवाल को शराब नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की मंडी संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत ने जिला मंडी के करसोग क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान कंगना ने देवता मूल माहूनांग मंदिर में माथा टेका। इस दौरान कंगना रनौत ने इंडी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे लोगों का एक घमंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है जो सिर्फ उनको गालियां देने और कोसने का काम करता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े घोटाले किए। कंगना ने पीएम मोदी को भगवान विष्णु का अंश बताते हुए कहा कि जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है, सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है। हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी आवाज हाईकमान के सामने रखने की हिम्मत नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर प्रदेश की आवाज को बेबाकी से केंद्र सरकार के सामने नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि जहां हम खड़े हैं हमेशा वहां खड़े हैं। बीजेपी में हालात ये हैं कि किसी नेता को मोदी जी का फोन आने पर उनके सुर अपने आप बदल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात मजबूती से रखने का सभी को पूरा अधिकार है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेश्वर सिंह चौहान ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन बागी विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की है, अब बीजेपी में उनकी उठक बैठक हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान किया। हिमाचल की जनता इन चुनावों में उसका जवाब दे। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वे बिहार के जमुई में लोकसभा के लिए राज्य में पहली जनसभा करेंगे। बता दें कि एनडीए गठबंधन के तहत लोजपा रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती के समर्थन में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो इस रैली में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। बिहार के जमुई लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इस सीट पर चिराग के जीजा अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी की महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास से है। ऐसे में पीएम मोदी की ये रैली महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस ने पार्टी के बागी नेता संजय निरुपम के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से संजय निरुपम पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। कांग्रेस आलाकमान इस एक्शन से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें संजय को पार्टी से निकालने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, उन्हें स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि हमने संजय निरुपम को स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है। बुधवार को हुई कांग्रेस की बैठक में संजय को पार्टी से निष्कासित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते, ऐसे में पार्टी में बने रहना मुश्किल है। गौरव ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद संजय सिंह ने सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। संजय सिंह जेल से निकलने के बाद सीधा सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पत्नी अनीता सिंह भी सीएम आवास पर पहुंची। सुनीता केजरीवाल ने गले लगाकर संजय सिंह का स्वागत किया। जेल से बाहर निकलने के बाद संजय सिंह ने कहा कि ये जश्न का नहीं, जंग का समय है। सभी देशभक्त कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार रहें। हमारे क्रांतिकारी साथी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। उन्होंने नारा दिया कि जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। संजय सिंह 13 अक्टूबर 2023 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी जी को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है तो वो खुलासा करें किस व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था। वीरेंद्र सचदेवा ने सभी आरोपों को खारिज किया। कहा कि हमारी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर आतिशी को लीगल नोटिस जारी किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया। बुधवार की देर रात व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन होने से यूजर्स करीब 1.5 घंटे तक हलकान रहे। हालांकि बाद में सेवाएं फिर से बहाल हो गईं। बुधवार रात 11:45 पर दुनिया भर के यूजर्स को लॉगिन करने में समस्या आ रही थी। इंस्टाग्राम पर यूजर्स अपने टाइमलाइन को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे। करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक परेशान रहने के बाद यूजर्स को काफ़ी राहत मिली। दुनिया भर में आ रही दिक्कतों पर व्हाट्सएप ने कहा था कि हम जानते हैं कि कुछ लोग अभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम परेशानी दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम इस सही करेंगे। अचानक व्हाट्सएप डाउन होने के कारण लोग परेशान हो गए। एक यूज़र ने बताया कि व्हाट्सएप पर फोटो वीडियो तो क्या, मैसेज तक भेजने में दिक्कत आ रही थी। लोकसभा चुनाव के लिए जहां सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया जा रहा है, कई जगह उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रचार से जुड़ी चीज़ों की मांग भी बढ़ गई है। दिल्ली के सदर बाजार में व्यापारियों को झंडे, टोपी, बैज और बैनर के लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक ज़्यादातर ऑर्डर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अयोध्या उभर कर सामने आया है। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक रोजाना 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। नीतिगत ब्याज दर पर निर्णय करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक बुधवार को शुरू हो गई। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में केंद्रीय बैंक की एमपीसी रेपो रेट पर फैसला लेगी। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली इस बैठक के फैसले की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। उम्मीद है कि आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि आरबीआई का महंगाई को कंट्रोल करने पर जोर रहेगा। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली समीक्षा बैठक है। 1 अप्रैल से शुरू हुए नए वित्त वर्ष में एमपीसी की कुल 6 बैठकें होंगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। तब से लेकर ये लगातार 6.5% पर बरकरार है।
ताइवान में बुधवार की आए भूकंप के झटकों में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। दक्षिणी जापान और फिलीपींस के द्वीपों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। वहीं पीएम मोदी ने ताइवान में आए भूकंप में जानमाल के नुकसान को लेकर दुख जताया। देश के लोगों के प्रति भारत की एकजुटता व्यक्त की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा, आज ताइवान में भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान से बहुत दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप प्रभावित ताइवान के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के बाद राष्ट्रपति यासाई इंगवेन ने चुनौतीपूर्ण समय में समर्थन के लिए भारत के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।